सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आई बोलो ठीक होंगे. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 क्लासेस फॉर SCC क्लास 9 एंड नाउ वी गोना स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ फाइनल टर्म सीरीज ऑफ क्लास 9 कमर्शियल स्टडीज. ओके, तो ये हम लोग का होने वाला है लास्ट चैप्टर कमर्शियल स्टडीज क्लास 9 का. मतलब कि ये जो चैप्टर हम करवाएंगे बस ये वाला आखिरी है. उसके बाद आपका कॉमर्स को जो फाइनल टर्म में आने वाला है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ओके, और उसके बाद मैं और प्लान सोचा हूँ जो आप लोग को सरप्राइज कर देंगे. ओके, पर मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि इट इज अ सरप्राइज फॉर यू. ओके, बस मैं हिंट दे रहा हूँ, चाहे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा या फिर मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा जो अब तक सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड है. ओके, हम मेरे लिए भी हार्ड है, बट फिर भी मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं अपने टाइम का. जब मैं मैथ्स पढ़ता था क्लास 9 का तो तब मेरे लिए हार्ड था, बट टू मेक इजी फॉर यू टू स्कोर 98 इन मैथ्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू मैथ्स. ओके, चाहे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, ये तीन अपने दिमाग में बैठा लो कि ये तीनों में से कोई एक में पढ़ाऊंगा. ओके, अगर गेस करो, तुम लोगों को गेस करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं ये तीन चैप्टर में से कौन सा पढ़ाऊंगा. और अगर जिसका वो सबसे ज्यादा रहा, ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा लाइक रहा तो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, मैथ्स सबसे ज्यादा रहा तो मैथ्स पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमिक्स में रहा तो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा. बट ये तो तुम लोग पे भी डिपेंड है. तुम लोग जैसा वोट दोगे वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा ये तीन सब्जेक्ट. बस मुझे लग रहा है कि 90% लड़के लोगों को मैथ्स बोलेंगे और 5% हमको बोलेंगे ये पढ़ाने ज्योग्राफी, और 5% बोलेंगे, सॉरी 4% बोलेंगे मुझे हिस्ट्री, और 2% 1% बोलेंगे व्हाट इकोनॉमिक्स. क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत ईजी भी होता है. ओके, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा तीनों. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. बट उससे पहले, if you don't follow me on Instagram, go check it out. Okay, follow me on Instagram and subscribe to MZ2 classes. Like my videos, share to your friends, because we are very reached to have 100 subscriber. I total I have 96 subscriber I have. So जल्दी सब्सक्राइब करो जिससे हम लोग 100 हो जाए और we can do one celebration with you. Okay, let's begin our journey of social responsibility. ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट. तो इतना ही आपके पास है और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है, नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो ये एक छोटा चैप्टर है. ओके, और ये बहुत इजी भी है, बहुत इजी चैप्टर है. ओके, तो इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ई बेस का, रिसाइकलिंग, हाँ उसका दो आपको ये पढ़ना होगा कितना टाइप्स का, इंटरनल एक्सटर्नल, अफॉरेस्टेशन, इको फ्रेंडली और लीगल कंप्लेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स. ओके, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ अगर आम भाषा में सुनोगे. ठीक है, अगर तुमको कुछ जानना है कि एक नॉर्मल इसमें, तो वो जिम्मेदारी, ओके, वो जिम्मेदारी जो हर इंसान, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर होती है सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. मतलब कि उसमें खुद अपना फायदा नहीं कर रहा है, वो दूसरा या इन्वायरमेंट का फायदा कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अब जैसा मान लो एग्जांपल है कि कंपनी अगर अपना पॉल्यूशन कम करे तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाला है कि कंपनी का अगर बहुत सारा आदमी जॉब कर रहा है तो हल्का कम करे तो वो नहीं समझना है. चलो एक और एग्जांपल समझा. जैसे कि मान लो कि एक स्कूल है, अगर फ्री एजुकेशन देगा गरीब बच्चा लोग को तो वो क्या हुआ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो स्कूल गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसको लोग बोलते हैं. अब ई वेस्ट मैनेजमेंट, इससे तुम लोग समझ गए होगे कि ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है. तो कंसिस्ट, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नियरिंग द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ. वो कंसिस्ट करता है एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसका बस कुछ दिन का बाद ही वो खत्म हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ही वो खत्म, उसका प्रोडक्ट का यूजफुल जो है वो खत्म हो जाएगा. जैसे कि मान लो कि हेडफोन का जो एक्सपायरी डेट है वो 1 साल का वारंटी है. मान लो कि तुम जैन में खरीदे और दिसंबर का एंड में उसको खत्म होना है, तो आप 25 दिसंबर को उसको फेंक दिए, नया खरीद लिए, तो वो क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट का आदमी लोग आएगा उसको लेगा, बस को यूजफुल कर जैसे भी करके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को नियरिंग द एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ, उससे हो सकता है कि उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनाते हुए. हाँ सही सुना तुमने कि अगर हेडफोन है तो हेडफोन को अच्छे से रिपेयर कर के बैटरी लगा के वो लोग बेच देते हैं, या फिर डायरेक्ट कंपनी को वो लोग बेच देते हैं विद हाई प्रोडक्ट, विद हाई प्राइस.
कोई कोई मैनेजमेंट ऐसे जैसे कि मान लो कि मेरे पास बोट का एक हेडफोन है, ओके, बोट का एक हेडफोन है और जो मेरा एक्सपायरी होने वाला है बहुत जल्दी, 1 साल का वारंटी, वो ऐसे से खराब हुआ, एक कान खराब हो गया, मैं उसको फेंक दिया। एक आधा उसका वारंटी खत्म हो गया, वो एक कान खराब हो गया उसका, तो मैं फेंक दिया उसको। ठीक है, कोई का तो फेंकते भी नहीं, जस्ट लाइक मी। ओके, तो उसको तुम लोगों ने फेंक दिया। ओके, अब कोई, अब देखो जैसे कि अब तो वो कूड़ेदान वाले आदमी लोग भी जो आते हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जो मैनेजर जो आते हैं, जो गार्बेज उठाते हैं, तो वो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का, तो इलेक्ट्रॉनिक का अलग पड़ेगा, जो ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़े होगे कि एक तो अलग होता है, एक जिसमें जो लिक्विड प्रोडक्ट होता है उसको यहाँ रखते हैं, ड्राई प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो वहां से हेडफोन निकालेगा, जो हेडफोन होता है उसको अच्छे से लेके, अगर मान लो कि कंपनी का आदमी रहा, बोट कंपनी बोले कि जो भी मेरा खराब खराब प्रोडक्ट जो है, जो फेंका गया है, उसको मेरे पास लेके आओ, तो वो आदमी जो है उसको बेच देगा बोट कंपनी को विद कॉस्ट, पैसा लेगा थोड़ा, बस वही, और उससे वो रीयूज कर लेगा उसको, जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रीयूज। ओके, वही मतलब वो। अब रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग, पहला बात कि सैल्वेजिंग का मतलब क्या। ओके, तुम लोग का सोचे होगे कि सर ये सैल्वेजिंग का मतलब कहाँ से आ गया भाई, है ना। चलो मैं बता दे रहा हूँ सैल्वेजिंग का मतलब, ये वाला वर्ड। चलो पहले हम लोग सैल्वेजिंग का पढ़ लेते हैं। सैल्वेजिंग का मतलब क्या है, इसका ये मतलब होता है किसी चीज को बचाना या दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना। ठीक है, खासकर जब वो, ठीक है, खासकर जब वो खराब होने या फिर वेस्ट होने वाला, तो उससे उसको रीयूज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब जैसा मान लो कि कोई ओल्ड फर्नीचर हो, तोड़ फोड़ गया, टूट फूट गया, ठीक है, और तुम उसके पार्ट्स से नया फर्नीचर बना लो, तो वो सैल्वेजिंग द मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ सैल्वेजिंग मटेरियल इन ऑर्डर टू रीयूज देम, वही हुआ। ठीक है, हेल्प्स टू सेव मनी एंड वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड आल्सो मिनिमाइज पॉल्यूशंस। जैसे मैं दूंगा एग्जांपल डी ओल्ड फर्नीचर का और पॉल्यूशन का भी, जैसे कि क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, नहीं सॉरी, हाँ फर्नीचर का मान के चलो। ओके, तो फर्नीचर का ही मान के चलो। ठीक है, कि जैसे तुम लोग का एग्जांपल मैंने बताया कि ओल्ड ओल्ड फर्नीचर मैंने यूज किया, तुम लोग का एग्जांपल बताया वो हुआ। अब यहाँ दो तरीका का है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ओके, तो अब तुम लोग बोला कि सर इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ। तो जब वेस्ट मटेरियल एक ही फैक्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर ही दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। ओके, मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है उसी को दोबारा प्रोडक्शन में यूज कर लिया जाता है। जैसा एग्जांपल है कि स्टील फैक्ट्री में अगर स्टील कटिंग बच गया तो उन्हें पिघला कर दोबारा स्टील बनाने में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिसाइकलिंग। अब एक्सटर्नल क्या, अब देखो एक्सटर्नल तुम लोग समझ में आ गया होगा, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का, मतलब बाहर में चीज हो रहा है। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर हो रहा है, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से हो रहा है, जैसे तुम लोग बोले बोट के हेडफोन का बताया था। ठीक है, अब उसमें क्या है जब यूज प्रोडक्ट जो कंज्यूमर यूज करके कर चुका है कि को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट बनाना जाता है। ओके, मतलब जो कस्टमर यूज कर लिया, अब उसी से नया प्रोडक्ट बनाने का कोशिश हो रहा है। ये रिसाइकलिंग आमतौर पर फैक्ट्री के बाहर होती है, मतलब समझ गए ना कि हर फैक्ट्री के बाहर ये सब जो होता है रिसाइकलिंग बाहर ही होता है, तुमने बताया मैंने जैसा। ओके, अब जैसा कि मान लो कि प्लास्टिक का बोतल, जो भी तुम लोग लाइव भी देखे होगे, प्लास्टिक बोतल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, समझ गए। अब जैसे न्यूज़पेपर हुआ, ये पुराना टायर हुआ, ओके, ये ग्लास बोतल को कलेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाना है, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, सॉरी एक्सटर्नल रिसाइकलिंग। ओके, अब अफॉरेस्टेशन। अब तुम लोग का यहाँ तो बहुत ही एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के इसमें होगा, और 2024 के बैच में भी यही सवाल था कि सर अगर अफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन आया, और ये आता भी है, ये ऐसा कि नहीं नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा 100% इन यूनिट टेस्ट और एग्जाम दोनों में आएगा यार। तो सर बस आप इतना छोटा ही लिखना है, तो क्या लिखा, अफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग एंड नर्टरिंग ऑफ ट्रीज, नर्टरिंग ऑफ ट्रीज मतलब उगाना, ट्रीज को उगाना है, प्लांट्स को उगाना, बस वही मतलब। तो सर इतना ही लिखना है। तो हम बोला कि हाँ ये वाला लिखना, बट एक बट यहाँ लगा हुआ है, क्यों, और उसके साथ तुम यहाँ उसका ये जो लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन, ये लिख सकते हो, और इसका बाद है कि ट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, वो लिख सकते हो। अगर वहां ऐसा बोला है कि
राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अफॉरेस्टेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक लार्ज क्वेश्चन अफॉरेस्टेशन का आता ही है। क्योंकि देखो एग्जामिनर और टीचर्स ट्रिक कर देता है कि क्योंकि तुम लोग एक ये छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज, बस। अब तुम लोग कि सर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हम लोग लिख देते हैं। बट सर यहाँ अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का, यहाँ पे एक बोलेगा शॉर्ट नोट्स ऑन अफॉरेस्टेशन या डिस्क्राइब अफॉरेस्टेशन, तो अगर तुम ये एक वर्ड लिखोगे, ये वाला एक लाइन, तब तुमको हाफ मिलेगा। बट यू आर इन द MZ2 क्लासेस, यू आर इन द MZ2 स्क्वाड, तो मैं बताऊंगा मेरा क्या है, और तुम अपने फ्रेंड्स लोग को भी अलग बात बताना अगर वो लोग भी इस दिक्कत से गुजर रहे हैं। तो मैंने उन लोग को भी दिक्कत हो रहा है कि ये वाला लिखना है कि नहीं लिखना, तो मैं बता रहा हूँ। तो देखो तुम लोग के वहाँ एक वो पेज खोलो जहाँ अफॉरेस्टेशन का, तो वहाँ तुम ये वाला तो लिखोगे, ये लिखना कंपलसरी है। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, ओके, ट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सॉइल इरोजन टू मेंटेन फैसिलिटी, ऐसा कुछ। तो वो वाला लिखना, प्लस ये लिखना है कि सम प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो तुम क्या करना, सबको ना ब्रैकेट में लिखना, ये पॉइंट्स में जो प्रैक्टिस है ना, तो पॉइंट्स में लिखा हुआ सबको तुम ब्रैकेट में कर देना, सबको ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो पैराग्राफ में लिख देना, बात खत्म। फुल मार्क्स मिलेगा, हम लिख के हम तुमको गारंटी देंगे, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो वो लोग ट्रिक करेंगे, दे विल ट्रिक यू, बट यू डू नॉट हैव टू बी फंस गया, नहीं, ये नहीं होना चाहिए तुम लोग के साथ। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर वो डिस्क्राइब अफॉरेस्टेशन आ गया बाई चांस, और ये आएगा 90% चांसेस अफॉरेस्टेशन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब अफॉरेस्टेशन, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। हाँ, अब तुम लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो वो लिखना, और थोड़ा सा एक छोटा लिख देना कि अगर ट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बस उतना ही लिख देना। अगर शॉर्ट आंसर में आया और 2 या 3 मार्क्स का आया, तब तुम वहां तक लिख देना, फर्टिलिटी तक। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब आया, तब तुम पूरा लिख देना एज इट इज, दैट्स ऑल। तो बस उसके बाद हम लोग का है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ओके, तो प्रोडक्ट विच डू नॉट कॉज हार्म टू इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इको फ्रेंडली। कोई मालूम हो, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, पेपर बैग्स जो मॉल्स में भी बहुत यूज हो रहे हैं। ओके, जो मॉल्स में यूज होता है पेपर बैग, फोटो भी आ गया उसका। तो पेपर बैग जो है वो इको फ्रेंडली। ओके, अब जहां तुम प्लास्टिक बैग्स को देखोगे तो वो तो फ्रेंडली तो है नहीं, दुश्मन है हम। ओके, लीगल कंप्लेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स। अब तुम लोग बोलोगे सर कि यहाँ जो एक वर्ड आया है नॉर्म्स, ये नॉर्म्स का मतलब क्या है भाई, है ना, ये नॉर्म्स का जो ये वाला वर्ड आया है हम लोग सुंदर वाली नॉर्म्स, इसका मतलब क्या है। तो नॉर्म्स का मतलब होता है उसूल, मतलब कि जो चीज एक सोसाइटी ग्रुप या क्लास में सब लोग फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग नॉर्म्स कहते हैं। उसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ अब लीगल कंप्लेंट्स विद द एनवायरमेंट नॉर्म्स का, तो उतना देखो इसका उतना पूछेगा नहीं, जो मेरा लग रहा है हमको 50-50 का चांसेस है। ओके, बट फिर भी इसको पढ़ के आना जरूरी है। तो ये डेफिनेशन उसका कि कंप्लेनिंग विद द एनवायरमेंटल नॉर्म्स प्रिस्क्राइब इन वेरियस लॉ रेगुलेशन एंड नॉर्म्स इज नोन एज LC। LC मतलब legal complaints. It is essential and people violating the prescribed norms, burning trees, leaves in the open are penalized. Okay? तो ये मतलब हुआ। तो इसका तुम मान लो, इसको सिर्फ एज रीड एंड लर्न इट, बस इसको लर्न कर लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी आने कम चांसेस है, अब तुम लर्न छोड़ नहीं, सर मना कर दी नहीं पढ़ेंगे, मत करना, ये मत करना, क्योंकि देखो ये छोटा चैप्टर है, तो ये दिमाग लगा लो कि अगर ये छोटा चैप्टर है तो मतलब यहाँ से हर एक चीज आने वाला है, तो किसी को भी इसको छोड़ के आना नहीं चाहिए। अगर हाँ बड़ा चैप्टर रहता जस्ट लाइक अकाउंटिंग का, तब तुम कुछ छू सकते थे, तब वहां से बहुत कम क्वेश्चन। देखो एक ट्रिक बता रहे हो, अगर जहां पर बहुत बड़ा चैप्टर रहता है वहां से कम क्वेश्चन आता है, जिसमें छोटा क्वेश्चन रहता है उससे जहाँ छोटा चैप्टर रहता है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, जैसा क्लास 9 के चैप्टर है ज्योग्राफी का हाइड्रोस्फीयर, मैं खुद का कहानी बता रहा हूँ अपना कि हाइड्रोस्फीयर को मैंने ना 1 हफ्ता हम पूरा हाइड्रोस्फीयर में पढ़ा, बट क्या हुआ, वहीं से आया। और अब हम 2 हफ्ते को पढ़ा ना, तो 2 हफ्ते लगातार हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़, हाइड्रोस्फीयर ही पढ़, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी में उस टाइम कम मार्क्स आया था, जो बात सच है। ठीक है, तो अब 2 हफ्ते मैंने पढ़ा, तो मुझे लाने में नहीं पढ़ेंगे, मैं छोड़ दिया, वो हाइड्रोस्फीयर छोड़ ही दिया। और जब मैं एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन देख रहा हूँ हाइड्रोस्फीयर का, सिर्फ
दो क्वेश्चन आया है कि डिफाइन हाई टाइड करंट और लो टाइड करंट था, और एक कुछ था याद नहीं आ रहा मुझे, बस ये 3 क्वेश्चन था बस, वो भी दोनों बहुत छोटा, डेफिनेशन ही देना था। हम बोला काश जान कर लेते। तो वही मतलब था कि अगर जो बड़ा चैप्टर रहता है वहां से बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, और जो छोटा चैप्टर है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। ओके, तो यही था हम लोग का यहाँ तक का जर्नी ऑफ कॉमर्शियल स्टडीज ऑफ क्लास 9। ओके, मुझे मालूम है कि मैं बहुत महीने से पढ़ा रहा हूँ, और आई गेस मैं पढ़ा रहा हूँ मार्च फेब से पढ़ा रहा हूँ। ओके, so I hope you like this video. If you like my video, share it to your family members and friends, and subscribe to MZ2 classes और follow on Instagram. Thank you so much, love you all। और हाँ, एक और बात, अपना वोट देके जाना नीचे कि मैं ज्योग्राफी में मैं पैनल बना दूंगा, या फिर तुम खुद लिख देना ज्योग्राफी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये तीनों जिसका सबसे ज्यादा लाइक्स रहेगा वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। ओके, सो जल्दी से जल्दी कर दो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही तीनों में से कोई एक बनाऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, लव यू, बाय, गो।